हेलो, एम ऑडिबल नाउ? आई होप अभी मैं ऑडिबल हूँगा। अभी आवाज़ आ रही है ना? ऑटोमेटिकली वो चैनल ही बदल गया था जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, तब तो शुरू से ही कुछ आवाज़ नहीं आ रही होगी। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा था वो फिर से बोलता हूँ। मैं ये कह रहा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैदिक पीरियड की शुरुआत करी। वैदिक पीरियड में पिछली क्लास में हम लोगों ने कई चीज़ें कवर करी, जैसे कि वेद हमारे कितने हैं। इसके अलावा हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था को कवर किया। वेदों में भी इंडो आर्यन माइग्रेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया। फिर साथ में हम लोगों ने वेदों को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया, एक अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जिसमें ऋग्वेद की रचना करी गई, जबकि लेटर वैदिक पीरियड उसको बोलते हैं जिसमें कि बाकी के तीन वेदों की रचना हुई, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। प्लस हम लोगों ने लास्ट क्लास में अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों को कंपेयर करके देखा था चार एस्पेक्ट में। कौन कौन से तरीके से कंपेयर करके देखा था? तो पहला हम लोगों ने रूल डिफरेंस कंपेयर किया। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीजन डिफरेंस कवर किया। देन हम लोगों ने इकोनॉमिक डिफरेंसेस कवर किए। एंड देन हम लोगों ने सोशल डिफरेंसेस कवर किए। ओवरऑल हमें यह पता लगा कि ऋग वैदिक पीरियड जो है वहां पर सभा और समिति की स्थापना करी गई थी, लेकिन आगे चल के उनके कंसेप्ट चेंज होने लगे। ऋग वैदिक पीरियड में जो जानवर थे इनकी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में जानवरों की इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी। ऋग वैदिक पीरियड में महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, सभा और समिति में उन्हें बैठने की इजाजत होती थी, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में हमने क्या पढ़ा कि महिलाओं के सम्मान में कमी होती हुई दिखाई दी। ऋग वैदिक पीरियड में बाल विवाह नहीं होता था, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में राजाओं ने अपने भोग विलास की वस्तु महिला को माना और जिसकी वजह से बाल विवाह भी होने लगे। ये सारे चेंजेस हम लोग देख चुके थे। ठीक है भाई। सर रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं हो रही है? 20 से होना था। आज होगी मेरे हिसाब से, आज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। टेंशन फ्री रहिए, होगी आज आपकी। उनमें से मेरे हिसाब से तो तीनों क्लास आज से स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मेरे भाई कवर कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने ये बोला कि वैदिक पीरियड से कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इन तथ्यों को। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख किया गया है वेदों में? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी है? तब आपका आंसर होगा सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एंड सबसे ज्यादा हॉली बताया गया है, मतलब पवित्र बताया गया है वेदों में। गंगा का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख वेदों में 3 बार किया गया है। इतनी बात सभी को क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये कि ज्यादा बार सबसे ज्यादा बार किस देवता का उल्लेख किया गया है? सबसे ज्यादा बार किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? इंद्र देवता का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है। कौन से देवता? इंद्र देवता का उल्लेख। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? कितने बार किया गया है तो ये डिबेट का सब्जेक्ट है, बट फिर भी अप्रोक्सीमेटली आप ध्यान रख सकते हो 250 से लेकर 289 बार उल्लेख किया गया है। कुछ लोगों का कहना है 250 से ज्यादा बार किया गया है। कुछ लोग एग्जैक्ट ये दावा करते हैं कि 289 बार किया गया है। कुछ लोगों का कहना है 270 के आसपास किया गया है बार उल्लेख। ठीक है, तो ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछता है इसीलिए कि किस देवता का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है। तो आपका आंसर होगा इंद्र देवता। एक और बात, वेदों में किस देवता को सबसे बड़ा देवता माना गया है, या आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट देवता माना गया है? तो भी आंसर होगा इंद्र। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शिव को वेदों में किस नाम से जाना गया है? ठीक है, शिव, जिनको हम लोग महादेव बोलते हैं, भोले भंडारी बोलते हैं। ठीक है,
तो शिव को महाकाल भी बोलते हैं। शिव को किस नाम से संबोधित किया गया है वेदों में? तो आपका आंसर क्या होगा? रुद्र नाम से। किस नाम से? रुद्र। ठीक है। एक और बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर और देवता के बीच में भिन्नता है। वेदों में देवता स्वरूप इंद्र को माना गया है, लेकिन ईश्वर रुद्र को बताया गया है। ठीक है। सबसे ऊपर ईश्वर है और ईश्वर के बाद फिर देवताओं का स्थान आता है। ठीक है। तो रुद्र जो है इनको लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग बताया गया है, मतलब इस पूरे दुनिया का, इस पूरे सृष्टि के रचयिता और इस पूरी सृष्टि के सब कुछ होल सोल अथॉरिटी रुद्र को बताया गया है। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि आप ध्यान रखोगे। अब मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ा कि ऋग वैदिक पीरियड में इतनी होड़ नहीं लगी रहती थी राजा राजाओं के बीच में, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में राजाओं के बीच में जमीन को लेकर होड़ सी लगने लगी, अपने अपने किंगडम को बढ़ाने की होड़ लगने लगी, जिसकी वजह से राजे महाराजे आपस में लड़ने लगे। ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो सभी राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र डिसाइड करने शुरू किए, और जब राजाओं ने अपने अंपायर के अपने एरिया डिसाइड करने शुरू हुए तो यहीं से उत्पत्ति हुई किसकी? महाजनपद की। किसकी उत्पत्ति हुई यहां से? महाजनपद की। ये महाजनपद कुछ और नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है अलग से। जैसे हमारे देश में आज की डेट में इतने सारे स्टेट हैं और यूटीज हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब है ना स्टेट। उसी तरीके से इस टाइम पर वैदिक पीरियड में हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो बस हमें इन 16 महाजनपद को ही ध्यान रखना है। अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? या तो इनसे करंट लोकेशन पे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछेगा कि मगध जो महाजनपदों में से एक था, आज की डेट में कौन सा राज्य वहां पर स्थित है? ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ देगा वज्जी जो था, ठीक है, आज की डेट में कौन सा राज्य वहां पर स्थित है? पहला तो क्वेश्चन यहां से पूछता है करंट लोकेशन से। दूसरा क्वेश्चन पूछता है इनकी कैपिटल से, कि किस महाजनपद की कैपिटल क्या हुआ करती थी। तो इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मगध, ठीक है, मगध की कैपिटल गिरिवराज हुई पहले, बाद में राजगृह भी कुछ टाइम पर रही। तो गिरिवराज और राजगृह ये दोनों मगध की कैपिटल रही। आज की डेट में ये आपका बिहार वाला रीजन है। जहां पर आज की डेट में बिहार है वहां पर मगध साम्राज्य प्राचीन काल में हुआ करता था। दूसरा है अंग। अंग की कैपिटल चंपा, या कुछ टाइम के बाद इसको चंपा नगरी भी कहा गया, ये इसकी कैपिटल थी। आज की डेट में ये भी बिहार वाला रीजन है, भागलपुर वाला डिस्ट्रिक्ट। तीसरी है काशी, सबसे पुराना नाम है, इवन विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है काशी। काशी से पुराना शहर पूरे विश्व में कोई नहीं है। इसकी कैपिटल है वाराणसी। ठीक है। आज की डेट में इसी को बनारस भी बोल देते हैं, इसी को वाराणसी भी बोलते हैं, बट इसका प्राचीन कालीन नाम काशी था। काशी की कैपिटल वाराणसी, और ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा एक महाजनपद था कोसल, जिसको बोलते हैं, तो कोसल की कैपिटल श्रावस्ती हुआ करती थी। आज की डेट में करंट लोकेशन है आपका ईस्ट यूपी वाला रीजन, जहां पर अयोध्या, गोंडा, बहराइच, ये वाली जो पूरी बेल्ट है। नेक्स्ट है आपका मल्ल। मल्ल की कैपिटल कुशीनगर रही और कुछ टाइम के लिए पावापुरी भी रही। ठीक है। और यह आपका यूपी का ही वैशाली डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में पड़ता है। कुरु, हस्तिनापुर इसकी कैपिटल थी। आज की डेट में यह हरियाणा वाला जो रीजन है वहां पर पड़ता है। ठीक है। और यहीं पर कुरुक्षेत्र लड़ा गया था। अगला है छेदी। छेदी की थी सुक्तिमती, और आज की डेट में बुंदेलखंड वाला रीजन है। पांचाल जो महाजनपद था, इसकी कैपिटल कांपिल्य, और साथ में कुछ टाइम के लिए अहिच्छत्र भी रही। आज की डेट में वेस्टर्न यूपी वाला रीजन है। अगला है सुरसेन, इसकी कैपिटल है मथुरा। यह भी वेस्ट यूपी वाला ही रीजन है। मथुरा आप सभी लोग जानते हो, आगरा और दिल्ली के बीच में पड़ता है, वही मथुरा की बात हो रही है। मत्स्य एक महाजनपद हुआ करता था, कैपिटल थी विराटनगर।
आज की डेट में राजस्थान वाला रीजन यहां पर पड़ता है। अवंती कैपिटल हुआ करती थी, उज्जैन इसकी कैपिटल थी, और आप समझ ही सकते हो ये आज की डेट में मध्य प्रदेश वाले रीजन पर पड़ता है। गांधार एक महाजनपद हुआ करता था, ये पाकिस्तान आज की डेट में जहां पर है उधर की तरफ था। तक्षशिला इसकी कैपिटल थी, यहीं पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करी गई थी। दुनिया भर के स्कॉलर्स जैन और बौद्ध धर्म और संस्कृत का अध्ययन करने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में आते थे। जो आचार्य चाणक्य थे वो भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही पढ़ाते थे। इवन पृथ्वीराज चौहान तक तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े। तो ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये पूरे दुनिया में हायर एजुकेशन के लिए जाना जाने वाली यूनिवर्सिटी थी। आज की डेट में हम जो अमेरिका जाते हैं या जापान जाते हैं स्टडी के लिए, ये एक टाइम हुआ करता था जब हमारे देश में दुनिया भर के स्कॉलर्स आया करते थे। और ये आज की डेट में वही पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन पड़ता है। कंबोज महाजनपद जो था इसकी कैपिटल राजपूत और हातक थी, आज की डेट में ये कश्मीर वाला रीजन पड़ता है। अशमक इसकी कैपिटल पाटली, और आज की डेट में ये गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच वाला रीजन पड़ता है। नर्मदा और गोदावरी कहां कहां है? नर्मदा ये आपकी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकल रही है और इस तरीके से अरब सागर में जाके गिर रही है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से, और ये ईस्ट फ्लोइंग है और ऐसे जाकर ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। तो इसके जो बीच वाला रीजन है, आप समझ रहे हैं, साउथर्न एमपी एंड नॉर्थर्न महाराष्ट्र वाला जो रीजन है यहां पर आपका पड़ता है अशमक। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो इसको मैं एरो कर देता हूं ताकि आप ध्यान रहे। इसके अलावा वत्स की कैपिटल कौशाम्बी, और आज की डेट में ये ईस्टर्न यूपी वाला रीजन है जहां पर प्रयागराज और आपका मिर्जापुर वगैरह है। और लास्ट में आ जाता है वज्जी की कैपिटल वैशाली, और आज की डेट में ये बिहार का वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। यह आपको 2 से 3 बार पढ़ने में याद होने लगेंगी, क्योंकि इनको सिर्फ आपको याद ही करना है, लर्न करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो महाजनपद से 2 ही तरीके के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आज की डेट में करंट लोकेशन क्या है, और दूसरा पूछेगा कि उसकी कैपिटल क्या थी। नाउ अब हम लोग वेदों की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने यह समझा था कि वेदों की रचना कैसे हुई, वेदों को 2 हिस्सों में हम लोगों ने क्लासिफाई किया, जबकि अब हमें एक ही बार में यह समझना है कि कौन से वेद से हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद। ऋग का मतलब क्या है? ऋग का मतलब है टू प्रेज। टू प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसका नाम ऋग्वेद इसलिए है कि इसके अंदर मंत्रों के बारे में बताया गया है। हमें जितने भी मंत्र मिल रहे हैं वो सब हमें ऋग्वेद से ही मिलते हैं। और मंत्र और साथ में मंत्रोच्चारण, मतलब उन मंत्रों को कहा कैसे जाएगा, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा, यह सब कुछ हमें वेद से पता लगता है। और वेद में भी पहला वेद, सबसे प्राचीन वेद, जिसको ऋग्वेद बोलते हैं। तो ऋग का मतलब है टू प्रेज, किसकी प्रशंसा करना? ईश्वर की प्रशंसा में हम जिन मंत्रों को पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसका नाम ऋग्वेद है। हम किसको खुश कर रहे हैं? ईश्वर को खुश कर रहे हैं, ईश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं इन मंत्रों को पढ़ के। भजन का एक संग्रह है ये, इसके खंडों को मंडल कहा जाता है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था टोटल कितने मंडल हैं इसके अंदर? 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल। और इस 10 मंडल में भी मैंने आपको बताया था जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जो है, उससे हमें किसके बारे में पता लगता है? वर्ण व्यवस्था के बारे में, जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात करी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यह हमें किससे मिल रहा है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था को बताया गया है। मंडल 3 कहा जाता है जिसमें गायत्री मंत्र है, जिसे सूर्य देवता सावित्री की प्रशंसा में संकलित किया गया है। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद से मिल रहा है? तो केवल गायत्री मंत्र ही नहीं, बाकी जितने भी मंत्र हैं वो ज्यादातर हमें ऋग्वेद से ही मिले हुए हैं। मंडल 9 में पुरुष सूक्त की हाइम्स है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का ये 9 नहीं 10 है भाई, ठीक है, ये 10 है। पुरुष सूक्त की हाइम है जिससे हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में पता लगता है, इसको भी 10 कर लीजिए। ऋषि जो ऋग्वेद के विशेषज्ञ थे उन्हें होत्र और होत्री कहा जाता था। देखिए जो वेद हैं, ठीक है, इन वेदों
को जो पढ़ने वाले हुआ करते थे, जो इनका पाठ करने वाले हुआ करते थे, जो कि इनको भली भांति समझते थे, उनको नामों से जाना जाता था। तो वैसे ही ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले होते थे, तो वो जो ऋषि हैं, जो मेल ऋषि हैं, उनको होत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? होत्र। और जबकि अगर फीमेल ऋषि हैं कोई, तो उनको क्या बोलते थे? होत्री बोलते थे। क्लियर हो रही है बात? तो पुरुष ऋषि जो कि ऋग्वेद पढ़ते थे या उसका पाठ करते थे, वो होत्र कहलाते थे। महिला ऋषि जो कि ऋग्वेद का पाठ करती थी, वो होत्री कहलाती थी। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, डन है। अगला देखिए, सामवेद। अब सामवेद से हमें क्या मिलता है? तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, सा से सामवेद। ठीक है, तो सा से संगीत भी होता है। संगीत, म्यूजिक के बारे में हमें सामवेद से पता लगता है। ठीक है, और सा से शादी, या आप बोल सकते हो स्वयंवर। ठीक है, तो स्वयंवर के बारे में और संगीत के बारे में यह हमें पता लगता है सामवेद से। स्वयंवर की क्या विधि होगी, यह बताता है सामवेद। संगीत का कंपोजिशन कैसे होगा, यह बताता है हमें सामवेद। क्योंकि ध्यान रखिएगा, चाहे आप सनातन में वेदों को पढ़ें और चाहे आप इस्लाम में पढ़ें, तो जैसे सनातन में सामवेद यह बताता है कि ईश्वर से कनेक्ट होने का तरीका भजन है, और भजन किसका पार्ट है? भजन संगीत का पार्ट है। तो संगीत एक बहुत ही पवित्र चीज है जो कि हमारे वेद बताते हैं। उसी तरीके से इस्लाम में जब सूफिज्म आया, तो सूफिज्म ने भी यह बताया इस्लाम के शिया और सुन्नी लोगों को कि भाई आपस में मत लड़ो, अगर अल्लाह से जुड़ने का कोई रास्ता है तो वो संगीत है। तो सूफिज्म जो आया है वो इस्लाम के अंदर म्यूजिक को स्थान देता है। जबकि बहुत कट्टर इस्लामी हुए हैं, जैसे कि औरंगजेब वगैरह, उन्होंने म्यूजिक को बैन भी कर दिया। उनका कहना था कि नहीं, म्यूजिक हराम है इस्लाम में। जबकि दूसरी तरफ आप देखोगे दरगाह वगैरह में आपको कव्वालियां वगैरह होती हुई दिखाई देंगी। तो अगर हराम है तो फिर वो कव्वालियां कैसे हो रही हैं? क्योंकि पहले ही सूफिज्म आ चुका था और सूफियों का कहना ही था कि अल्लाह की इबादत संगीत से होगी। सिमिलरली सनातन में भी सामवेद इस बात को दर्शाता है कि भाई संगीत एक तरीका है जो कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसमें आपके इमोशंस भी होते हैं। गीतों का संग्रह है और अधिकांश गीत ऋग्वेद के ऋचों से लिए गए हैं। मतलब जो भी है, जो भी यहां पर गाया जा रहा है, वो गाया किससे जा रहा है? वो सारे भजन ऋग्वेद से लिए गए हैं। स्वयंवर उत्काश सामवेद के विशेषज्ञ थे। ठीक है, साथ में संकलन ने भारतीय संगीत की नींव भी रखी हुई है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय संगीत या फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इसकी रूट क्या है, इसकी नींव किसको माना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सामवेद को ही इसकी नींव माना जाता है। ओवरऑल हम भारतीयों को जो म्यूजिक है, जो संगीत की परख मिली है, वो सब सामवेद से ही मिली हुई है। तीसरा जो वेद है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद से हमें दो चीजों के बारे में पता लगता है। एक तो गद्य के बारे में पता लगता है, ठीक है, और दूसरा पद्य के बारे में पता लगता है। अब जो लोग अंग्रेजी मीडियम वाले हैं आप में से, वो नहीं समझ पा रहे होंगे गद्य और पद्य होता क्या है। गद्य का मतलब है ऐसे राइटिंग। आप लोगों ने स्कूल में ऐसे राइटिंग करी होगी ना, आपको ऐसे राइटिंग कराया जाता है ना, निबंध लिखने को दिया जाता है। तो गद्य इसी को बोलते हैं हिंदी में। और पद्य का मतलब क्या है? पोइट्री। पोइट्री, कविता जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हमें कविताओं के बारे में और निबंधों के बारे में किससे पता लगता है? यजुर्वेद से। साथ में जो यजुर्वेद है, इसको दो हिस्सों में बांटा भी गया है। यजुर्वेद का एक हिस्सा कहलाता है कृष्ण पक्ष और दूसरा हिस्सा कहलाता है शुक्ल पक्ष। तो ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद इधर लिख देता हूं। यजुर्वेद जो है, एक हिस्सा है इसका कृष्ण पक्ष, जबकि दूसरा हिस्सा है शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब होता है काला।
ठीक है। तो कृष्ण पक्ष आपको इस बारे में बताता है कि आप अंधकार को अपने जीवन से कैसे दूर रख सकते हो। आप अपने जीवन में, अगर आपके जीवन में अंधकार आ गया है तो आप उससे निकलोगे कैसे, उस बारे में फिलॉसफी देता है यजुर्वेद आपको। जबकि शुक्ल का मतलब क्या होता है? श्वेत या फिर उजला हुआ। ठीक है। तो शुक्ल पक्ष आपको यह बताता है कि आप अपने जीवन में उजाला कैसे रखोगे, आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी कैसे रखोगे, और नेगेटिविटी मतलब काले अंधकार को आप दूर कैसे रखोगे। ठीक है। कृष्ण का मतलब नेगेटिविटी नहीं है, कृष्ण का मतलब है काला, और काले का मतलब है यहां पर अंधकार से। तो आप अंधकार को दूर कैसे रखोगे, इसमें आपकी मदद करता है कृष्ण पक्ष। क्लियर है इतनी बात? तो यज्ञ सूत्र का संग्रह मंत्र के पाठ के समय अनुष्ठानों का वर्णन करता है कि आप पाठ वगैरह कैसे करोगे, जो कि गद्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है। किसी भी चीज का कोई भी रिचुअल है, कोई भी पूजा करने की विधि है, आप उसमें पाठ कैसे करोगे, जो कि गद्य का पाठ है, जो कि हमें यजुर्वेद से पता लगता है। ठीक है। यजुर्वेद के ज्ञान के जो विशेषज्ञ थे, ये थे अध्वर्यु। मतलब अध्वर्यु जो थे वो यजुर्वेद का पाठ करते थे, इसको पढ़ने वाले थे। इसमें गद्य और कविता दोनों शामिल हैं। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। क्लियर है इतनी बात सभी को? सर वेदों से क्या कोई जानकारी मिलती है उस समय की पॉपुलेशन की? देखिए, पॉपुलेशन की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन आप एवरेज आयु जो बोल रहे हो, आयु की जानकारी मिलती है। आयु की जानकारी कुछ इस तरीके से कि आप ये मान के चलिए कि 100 प्लस ही मानी जाती थी। ठीक है। क्योंकि इसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं कि शुरुआती जो 25 साल हैं, ठीक है, वो प्रारंभिक जीवन हुआ करता था जो कि गुरुकुल में बीतता था। अगले जो 25 साल हैं, ठीक है, वो आपके गृहस्थ जीवन के होते थे। आदमी ब्याह करता था और उसके बाद अपने बच्चे वगैरह पालता था। जैसे ही वो 50 साल का होता था, फिर अगले 25 साल जो होते थे वो गृहस्थ के बाद होता था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब वनों की ओर प्रस्थान कर जाता था। और 75 साल के बाद जो अगले 25 साल है उसको बोलते थे सन्यास। अगले 25 सालों में वो सन्यास ले लेता था, मतलब मेडिटेशन करते हुए अपना शरीर, या आप बोल सकते हो अपनी देह को त्याग देता था। तो इस चीज से हमें यह क्लियर होता है। ठीक है। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? तो टोटल ये जो 4 वर्ग बांटे गए थे 25-25 साल के, इससे हमें यह प्रतीत होता है कि इंसान की आयु करीब 100 साल हुआ करती थी, बहुत बड़ी ही आम तौर पर हुआ करती थी। ठीक है। नाउ लास्ट में आता है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद से हमें किसके बारे में पता लगता है? तो ध्यान रखिएगा, आ से अथर्व, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, आ से आयुर्वेद। ठीक है। आ से अथर्ववेद, आ से आयुर्वेद, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आयुर्वेद की जितनी भी जानकारी है वो हमें अथर्ववेद से मिलती है। इसके अलावा मैजिकल ट्रिक्स, मैजिकल ट्रिक्स, ठीक है, जादुई ट्रिक्स हो गई। ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ फिर आगे उत्पत्ति हुई किसकी? काले जादू की, ब्लैक मैजिक की उत्पत्ति हुई। देखिए, अथर्ववेद के अंदर जो है वो मैजिकल ट्रिक्स इसलिए बताई गई कि आप अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रखें, आप दूसरों का भला कर सकें। लेकिन आगे चल के लेटर वैदिक पीरियड के बाद लोगों ने इसकी प्रैक्टिस गलत तरीके से करना शुरू किया। लोगों ने इन मैजिकल ट्रिक्स की प्रैक्टिस दूसरों को हार्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए करना शुरू किया, और वहीं से काले जादू की उत्पत्ति हुई। तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद से ही हमें आयुर्वेद और मैजिकल ट्रिक्स दोनों के बारे में पता लगता है। आकर्षण और मंत्र का संग्रह से राहत पाने के लिए जादुई भजन शामिल है। रोग भारतीय औषधीय विज्ञान यानी आयुर्वेद के की जो उत्पत्ति है वो अथर्ववेद से ही मानी जाती है। ठीक है। जितनी भी आपकी मेडिसिनल साइंस है वो सब एक तरीके से अथर्ववेद की ही देन है, आयुर्वेद क्योंकि हमें यहीं से मिला हुआ है। क्लियर है इतनी बात सभी को? हाँ, जड़ी बूटी बोल लीजिए, वो आयुर्वेद से ही आई हुई है, जो जड़ी बूटी का कंसेप्ट है। ठीक है जी। हाँ, महाभारत में भी उल्लेख किया गया है इसका।
सुधीर का कहना है सर मैं परमार सर के जीएसजी के बुक लेक्चर फॉलो कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है आप किसी को भी फॉलो करिए, बट फॉलो कर जब रहे हो ना तो गद्दारी मत करो, ठीक है। जैसे कि अगर आप 4 दिन किसी से पढ़ रहे हो तो 5वें दिन कहीं और ना चले जाओ, फिर 5 दिन भटकोगे, फिर 6वें दिन कहीं और चले जाओगे। अभी यहां पे मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, 5-6 क्लास अटेंड करी, एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है तो कहीं और चले गए। तो ऐसी लाखों कहानियां हर साल बनती हैं जो कि असफलता की कहानियां बन जाती हैं आखिर में, जबकि कुछ ही हजार कहानियां हैं जो कि सफलता की बनती हैं। वो सफलता की कहानी बनिए, असफलता की कहानी बनने से बचो। एक जगह डट के पढ़ो, कोई खराब नहीं पढ़ा रहा है, सब अपना 100% दे रहे हैं। कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं कि मेरे से सिलेक्शन हुआ है, मेरा दावा है ऐसा, जबकि कुछ आके आपको यही बोल रहे हैं और समझा रहे हैं कि कहीं एक से सिलेक्शन नहीं होता है। जब से ऑनलाइन स्टडीज है, हर एक बच्चा हर एक टीचर को जानता है, हर एक टीचर से कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। तो कोई पर्टिकुलर टीचर ये कैसे कह सकता है कि मेरे से ही पढ़ा हुआ सिलेक्शन ले रहा है। फालतू बातें हैं, आप इन सब चक्करों में मत पढ़ो। आपको जहां से समझ आ रहा है आप बस वहीं से पढ़ो। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वरुण सर है सामने या परमार सर है सामने या फला सर है या डिमाका सर है। आपको जिससे पसंद आ रहा है आप उससे पढ़िए। अल्टीमेटली गोल है आपका सिलेक्शन होना, बस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी हम लोग वेदों के बारे में समझ रहे थे। अब ये वेदांग वर्ड क्या है? कई बार जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर बार ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदांग कितने हैं, तब हम तुरंत आंसर लगा देते हैं 4 वेदांग है, जबकि ऐसा नहीं है। हम तुरंत जल्दबाजी में उसे वेद समझ लेते हैं, ठीक है। तो वेद अलग है, वेदांग अलग है, ठीक है। अब ये वेदांग का मतलब क्या है? वेदांग टोटल कितने हैं? 6 हैं, वेद 4 हैं। अब इसका मतलब समझिए, वेदांग जो वर्ड है ये किससे निकला है? वेदों के अंग से। वेदांग का मतलब क्या है? वेदों के अंग, लिम्स ऑफ वेद। जैसे कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में लिम्स है, आपकी बॉडी के अंग हैं। ये हाथ है, ये हाथ किसी चीज को उठाने में मदद कर रहा है, किसी चीज को छूने में मदद कर रहा है। ये पैर है, आपको एक से दूसरी जगह ले जाने में मदद कर रहे हैं। ये नाक है, ये आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन दे रही है, नेजल सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये कान है, सुनने में मदद कर रहे हैं। आंख है, देखने में मदद कर रही। वैसे ही अगर आपको वेदों को समझना है तो उससे पहले आपको वेदांग का ज्ञान होना चाहिए। सेम उसी तरीके से जैसे कि अगर आपको अंग्रेजी भाषा में बात करनी है या अंग्रेजी में आपको लिखना है तो उससे पहले आपको बहुत चीजें अंग्रेजी में सीखनी होती है। जैसे कि बचपन में सबसे पहले आपको यह नहीं सिखा दिया गया कि सीधे टीचर ने आपको बोल दिया कि हां भाई बोल के बताओ कैसे टॉयलेट जाना है, और आप पहले ही दिन बोलने लगे थे मैम मे आई गो टू टॉयलेट, नहीं बोलने लगे थे ना। आपको सबसे पहले एक किताब दी गई थी और उसमें लिखा था ए और उसके सामने बना हुआ था एप्पल। आज तक आपको याद है। तो सबसे पहले आपको अक्षर का ज्ञान दिया गया, उसके बाद आपको वर्ड्स का ज्ञान दिया गया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसा ज्ञान दिया गया। तो पहले आपने अक्षर सीखे, फिर आपने वर्ड सीखे। अब वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने का तरीका फिर आपने सीखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं, हिंदी में व्याकरण जिसको बोलते हैं। इसमें आपने समझ ली इज कब लगेगा, एम, दा, आर, ये सब कब लगेंगे, ये सब आपने सीखा। तब जाकर आपने सेंटेंस बनाया। सिमिलरली वेदों को आप पहले दिन से पढ़ के नहीं समझ पाओगे। वेद जो हैं उनको समझने के लिए उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे गए हैं, जिन जिन रिचुअल्स का जिक्र किया गया है, उन सब को समझने के लिए पहले आपको वेदांग की नॉलेज होनी चाहिए। और वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। कौन कौन से वेदांग है इसको समझिए। पहला जो वेदांग है इसको बोलते हैं शिक्षा। शिक्षा वेदांग आपको बताता है किसके बारे में?
ध्वनि विज्ञान और उच्चारण के विज्ञान के बारे में। यह आपको प्रोनाउंसिएशन की नॉलेज देता है कि आप वेदों में लिखी हुई जो लाइनें हैं उनको आप प्रोनाउंशिएट कैसे करोगे। दूसरा है कल्प वेदांग। ये किसके बारे में बताता है? ये हमें रिचुअल्स और सेरेमनीज के बारे में बताता है कि वेदों के अंदर जिन रिचुअल्स का जिक्र किया गया है, जैसे वाजपेय हो गया, ठीक है, और अश्वमेध प्रथा हो गई, इन सब का जिक्र किया गया है। तो ये क्या रिचुअल्स हैं? केवल पढ़ने से तो बात नहीं बन जाएगी, उसे समझना भी पड़ेगा कि जिस वर्ड का उल्लेख किया जा रहा है ये रिचुअल होता क्या था। ठीक है, तो इसके बारे में कल्प हमें बताता है। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण आपको वेदों के अंदर ग्रामर की नॉलेज देता है कि आप एक सेंटेंस को दूसरे से कनेक्ट करके कैसे पढ़ोगे। चौथा है निरुक्त। निरुक्त आपको बताता है इटमोलॉजी के बारे में, मतलब जो वर्ड्स उसमें दिए गए हैं वो वर्ड्स आए कहां से हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यह मतलब बताया वेदांग का, मैंने आपको एक बार में क्या बोला कि भाई वेदांग वर्ड कहां से आया है, क्योंकि ये वेदों के अंग माने जाते हैं, इस वजह से इनको वेदांग बोला गया। सिमिलरली वेदों के अंदर जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनके ओरिजिन क्या है उसके बारे में आपको निरुक्त वेदांग से पता लगता है। पांचवा वेदांग जो है ये छंद है। ये आपको रूल्स ऑफ पोएटिक कंपोजिशन के बारे में बताता है। छंद, रस, अलंकार हिंदी में आपने पढ़े होंगे छोटे में जब आप स्कूल में थे, तो ये वही छंद है। ये छंद आपको बताता है कि आप एक श्लोक जो लिखा है उसको दूसरे से कनेक्ट करके कैसे पढ़ोगे, श्लोक की जो दो लाइनें हैं उनको आपस में कनेक्ट कैसे करोगे, और साथ में आप उसे कविता फॉर्म में कैसे गाओगे। ठीक है, क्योंकि जब हम मंत्रों को ही कविता फॉर्म में या पोइट्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे भजन बन जाते हैं। तो भजन में बनाने के लिए कंपोजिशन तो हमें चाहिए होगा ना। जैसे आज की डेट में गाने का राइटर कोई और होता है, लेकिन गाने का जो म्यूजिक बनाने वाला है वो अलग है। म्यूजिक कंपोजर अलग है, राइटर अलग है। तो राइटर ने तो लिख दिए लाइन और वर्ड, अब कंपोजर उसे ढालेगा अपनी टोन में। सिमिलरली आपको इसमें कंपोजिशन के बारे में पता लगता है छंद में, कि आप उसे भजन में कैसे कन्वर्ट करोगे। और सबसे लास्ट में ज्योतिष। ज्योतिष आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताता है कि भाई वेदों में ज्योतिष का उल्लेख किया गया है, तो ज्योतिष का मतलब क्या है। वो बेसिकली आपको एक वेदांग ज्योतिष जिसका नाम है उससे पता लगता है। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो ये 6 वेदांग ध्यान रखिएगा, ये आपको किस किस चीज की नॉलेज देते हैं ये आपको पता है। अब नाउ सबसे लास्ट में उपनिषद। उपनिषद जो है ये हमारे वेदों का एक तरीके से समरी आप इन्हें मान लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई 6 पेज का एक ऐसे लिखो, आपने 6 पेज का ऐसे लिखा और लास्ट में मैंने कहा इसका एक जेस्ट लिखो। तो जेस्ट हमेशा क्या होता है, या समरी हमेशा क्या होती है, बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है, बड़े ही कंसाइज फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें सार होता है, निचोड़ होता है पूरे निबंध का। उसी तरीके से जो उपनिषद हैं इनमें निचोड़ है हमारे वेदों का। ये समरी है वेद की उपनिषद। ठीक है, और ये किससे भरे हुए हैं? ये भरे हुए हैं फिलॉसफी से। ये आपको दर्शन शास्त्र का ज्ञान देते हैं, और इन्हीं को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। कि वेदों का अंत यहां पर आके होता है इस समरी के साथ। यह वैदिक साहित्य का बिल्कुल अंतिम चरण है उपनिषद। आत्मा, ब्रह्म, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, इन सब विषयों के बारे में बखूबी से उपनिषद आपको बताते हैं। ज्ञान मार्ग पर यह बल देते हैं क्योंकि फिलॉसफी ही इसमें बताई गई है कि आप ज्ञान कैसे अर्जित करोगे, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, यह ब्रह्मांड क्या है, उसमें आपकी वैल्यू क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है पद के पास बैठना, मतलब पैरों के पास बैठना। किसके? गुरु के पैरों के पास बैठना। बचपन में हमेशा से मुझे याद है, मेरी माता जी ने हमेशा से मुझे सिखाया है कि अगर किसी से भी कुछ लेना तो झुक कर लेना। और इसका बेनिफिट यह होगा कि जब आप किसी से झुककर, सर झुकाकर उससे कुछ लेते हो तो वो अपना सर्वस्व समर्पित कर सकता है आपको। एक गुरु, एक बच्चा अगर यूं करके पढ़ रहा है गुरु के सामने तो गुरु पढ़ाएगा उसको भी, लेकिन अगर एक बच्चा यूं करके पढ़ रहा है तो गुरु उसको ज्यादा देगा हमेशा ज्ञान। ठीक है, तो ये इट इज रिलेटेड विद दर्शन शास्त्र, ये फिलॉसफी का पार्ट है जो कि उपनिषद का मेन जेस्ट है। कि उपनिषद वर्ड का मतलब क्या है? पद के पास बैठना, गुरु के चरणों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना।
उससे हमेशा आपको ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रमुख उपनिषद जो है छंदोग्य है, बृहदारण्यक है, कठ, ईश, प्रश्न, मुंडक, ये सब मेन उपनिषद हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल 200 उपनिषद हैं और इन 200 में से आज तक केवल हम प्रिंट कर पाए हैं 108, और 108 में भी जो सबसे मेजर माने जाते हैं वो केवल 13 माने जाते हैं। इवन आज तक हम पूरे उपनिषद जो हैं वो पढ़ भी नहीं पाए हैं, इतने जटिल हैं पढ़ने में, इसका अर्थ निकालना बड़ा ही मुश्किल है। इस वजह से 200 तो नॉन उपनिषद हैं, लेकिन केवल 108 प्रिंट हुए हैं और 13 उसमें से भी मेजर हैं, जैसे कि मुंडकोपनिषद वगैरह, जिससे हमें सत्यमेव जयते का ज्ञान मिलता है। सत्यमेव जयते जो लाइन हमने ली है वो हमने मुंडकोपनिषद से ली हुई है। इसी तरीके से किसी उपनिषद से हमने अतिथि देवो भाव का कंसेप्ट लिया है। इस तरीके से उपनिषद से हमने बहुत सारी चीजें ली हुई हैं थोड़ी थोड़ी करके। नाउ वैदिक किंगडम्स की अगर बात करें तो जो वैदिक टाइम पीरियड हुआ करता था उस टाइम पर हमारे देश में, हमारे देश का नक्शा कुछ इस तरीके से था। भारत एक सब कॉन्टिनेंट था, तो हमारे देश में अलग अलग जगहों पे राज्यों को अलग नाम से जाना जाता था और राजाओं को भी अलग नाम से जाना जाता था। तो वही यहां पर बताया गया है कि जैसे कि सेंट्रल किंगडम जो हुआ करते थे वहां पर उसे क्या बोलते थे, राज्य बोलते थे। एग्जाम्पल के तौर पर सेंट्रल किंगडम, ये मध्य भारत के जो होते थे, यहां पर इसको राज्य बोलते थे, और राज्य पर शासन करने वाला क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। ठीक है। जबकि साउथर्न किंगडम जो हुआ करते थे, ठीक है, ये वाले दक्षिणी राज्य जो हुआ करते थे, इन राज्यों को क्या कहा जाता था, भोज्य कहा जाता था, भोज्य कहा जाता था। और इस पर जो शासन करने वाले राजा होते थे उसको भोज कहा जाता था। आपने वो कहावत सुनी होगी, कहां राजा भोज। तो राजा केंद्र भारत में कहा जाता था, मध्य भारत में कहा जाता था, जबकि दक्षिण भारत के जो राजे महाराजे होते थे उनको भोज कहा जाता था। इसी तरीके से वेस्टर्न किंगडम की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम के जितने भी हैं, ठीक है, यहां पर स्वराज्य कहा जाता था, इनको स्वराज्य कहा जाता था। और यहां का जो राजा होता था उसे स्वरात कहा जाता था, स्वरात। इसी तरीके से अगर हम बात करें नॉर्थर्न किंगडम की, तो ये जो उत्तर भारत जो पूरा हो गया, इवन ये वाले भी बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो उत्तर भारत के राज्यों को हम लोग बोलते थे वैराज्य। क्या बोलते थे, वैराज्य। और वैराज्य पर जो शासन करने वाले होते थे उन्हें विराट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, विराट, यहां के राजाओं को बोलते थे। अब जो ईस्टर्न किंगडम हुआ करते थे पूर्व भारत के, इनको क्या बोलते थे, तो इनको बोलते थे साम्राज्य, साम्राज्य, यहां के किंगडम्स को। और साम्राज्य पर जो शासन कर रहा है उसको क्या बोलते थे, सम्राट बोलते थे। साम्राज्य पर शासन करने वाला कौन है, सम्राट है। क्लियर है मेरे भाई, ध्यान रखोगे तो इससे क्वेश्चन कैसे शुरू होता है, इससे आपसे बनेगा कि भाई उत्तर भारत में वैदिक पीरियड में राजाओं को किस नाम से जाना जाता था। आपका आंसर होगा विराट के नाम से। पूर्व भारत में वैदिक पीरियड में राजाओं को किस नाम से जाना जाता था, सम्राट के नाम से। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखोगे इतना। नाउ अब कुछ वैदिक ऑफिशियल्स को समझ लीजिए। यहां पर मैंने आपको यह बताने की कोशिश करी है कि वैदिक पीरियड में किनको किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जैसे कि ऋग्वेद में राजा को राजन बोलते थे, वैसे ही यहां पर कुछ पोस्ट हैं। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी उसको भी समझते हैं। जैसे कि जो पुजारी होते थे उनको पुरोहित बोला जाता था। ठीक है, पुरोहित सबसे बड़ा पुजारी होता था साम्राज्य का। हमेशा राजा को मार्गदर्शन यही करता था। एक बात और ध्यान रखिएगा, वैदिक पीरियड में जो राजा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन राजा किसके मार्गदर्शन पे चलता था, पुरोहित के मार्गदर्शन पर चलता था। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो पुरोहित हमेशा राजा के साथ बैठाला जाता था, वो श्रेष्ठ माना जाता था। काम क्या होता था,
मुख्य पुरोहित, कभी कभी राष्ट्रगोप भी इसको कहा जाता था। राज्य के जितने भी रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करता था। इसके अलावा राजा को निर्देश भी देता था, धर्म और कर्म की जानकारी देता था। सेनानी जो सुप्रीम कमांडर होता था आर्मी का, जिसको सेनापति आप बोल सकते हो, बाद में चल के कहा जाने लगा, लेकिन वैदिक पीरियड में उसको सेनानी बोलते थे। जो आपका पैस्चर लैंड का इंचार्ज हुआ करता था, मतलब जो चारागाह भूमि है उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, या फिर जिसकी जिम्मेदारी है जमीनों की नपाई करना, जमीन किसी को अलॉट करना, तो वो व्यक्ति कहलाता था व्रजपति। इसी तरीके से जो पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, जिनका काम होता था प्रशासनिक व्यवस्था को बनाकर रखना, उनको जीवग्राहक कहा जाता था। जो जासूस हुआ करते थे, ठीक है, राजा के अपने जासूस फैले होते थे पूरे साम्राज्य में, तो उन जासूसों को क्या कहा जाता था? स्पासस कहा जाता था। आगे चल के उन्हें दूत भी कहा जाने लगा, ठीक है। हेड ऑफ विलेज जो होता था, पूरे गांव का जो मुखिया आज की डेट में जिसको बोलते हैं ना, तो उसे ग्रामणी कहा जाता था तब। आज की डेट में आप देखोगे गांव का मुखिया कहलाता है या प्रधान कहलाता है, तब उसे ग्रामणी बोलते थे। इसी तरीके से जो फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य है, हेड ऑफ द फैमिली, जैसे कि आज की डेट में हमारे पापा होते हैं या दादा होते हैं घर पे, वैसे ही हेड ऑफ फैमिली जो होता था उसको कुलपति कहा जाता था। कुल का मतलब परिवार से है, तो उस कुल का पति है वो, हेड ऑफ द फैमिली है वो। मीडिएटर ऑफ डिस्प्यूट्स, जिसका काम होता था दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, उनका निपटारा करवाना। मान लीजिए दो लोगों के बीच में जमीन को लेकर विवाद हो गया या किसी और चीज को लेकर विवाद हो गया, तो उनके बीच में जो निपटारा करने वाला अधिकारी होता था उसको मध्यवासी बोलते थे। जो सबसे बड़ी रानी होती थी, जैसे मान लीजिए किसी राजा की 4 रानी है, इन 4 रानियों में से एक पटरानी होती थी, ठीक है, एक कोई पटरानी होगी, बाकी की 3 नॉर्मल रानी होंगी। अब पटरानी की खास बात यह होती थी कि वो राजा के साथ राज दरबार में बैठती थी, और राजा के जो फैसले हैं उन पर भी पटरानी का हक चलता था। इवन आप ये बोल सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए किसी राजा की 4 रानी है, तो जो मोस्ट क्वालिफाइड क्वीन हुआ करती थी वो चीफ क्वीन होती थी, या उसी को पटरानी बोलते थे, ठीक है। तो वैदिक पीरियड में उसे महिषी के नाम से जाना जाता था। एक मूवी आई थी बाहुबली, उसमें इस वर्ड का यूज किया गया था। सारथी या फिर दरबारी मंत्री जो हुआ करते थे, जैसे कि राजा का जो रथ चलाने वाला है, ठीक है, या दूसरे मिनिस्टर्स हैं, उनको सूत कहा जाता था। इसी तरीके से खेल और वनों के जो संरक्षक हुआ करते थे, जैसे कि मान लीजिए कोई खेल आयोजित किया जा रहा है, तो उसका जो रेफरी है, या फिर कोई एक व्यक्ति जिसका काम है वनों का संरक्षण करना, नदियों का संरक्षण करना, तो उनको बोला जाता था गोविंद कर्तन। क्या बोलते थे? गोविंद कर्तन। दूत जो हुआ करते थे, जो कि एक से दूसरे राजा तक मैसेज पहुंचाने का काम करते थे, या राजा का मैसेज जनता के बीच में पहुंचाने का काम करते थे, उनको पलगल कहा जाता था। ये मैसेंजर हुआ करते थे। राजमहल के जो नॉर्मल अधिकारी हैं, जिनके अंदर राजमहल की बागडोर की जिम्मेदारी है, जिनके अंदर राजमहल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन सबको छत्री कहा जाता था। लेखाकार, अकाउंटेंट जो होता था, उसको अक्षवाप कहा जाता था। यह राजा के खजाने का पूरा लेखा जोखा रखता था। मुख्य न्यायाधीश जो हुआ करता था, जिसका काम था न्याय देना लोगों को, उसको अथपति कहा जाता था। बढ़ई जो हुआ करते थे, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में कारपेंट्री की जगह नहीं थी, लोग इन शानो शौकत से दूर रहते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कारपेंट्री बढ़ गई, फर्नीचर वगैरह बहुत बनने लगे, लोगों को लग्जरी दिखाना होता था, तो इसकी वजह से कारपेंटर्स की तादाद बढ़ी और इनको तक्षक के नाम से जाना जाता था। क्लियर है इतनी बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? नाउ, वेदों में कितने तरीके के लिटरेचर का जिक्र किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वेदों में 2 तरीके के साहित्यों का जिक्र किया गया है। पहला जिसको बोलते हैं श्रुति साहित्य, और दूसरा जिसको बोलते हैं स्मृति साहित्य, ठीक है। अब श्रुति साहित्य होता क्या है? श्रुति का मतलब होता है सुनना। श्रुति का मतलब क्या है? सुनना। और उन पवित्र ग्रंथों का वर्णन करता है ये, जिसमें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। श्रुति साहित्य विहित है और जिसमें रहस्य घातन और निर्विवाद सत्य शामिल है, और इसे शासन माना जाता है। समझ आया या नहीं? मैं समझाता हूं। श्रुति साहित्य वैदिक काल का एक ऐसा साहित्य है
जो कि आपको इस बात की जानकारी देता है कि आप वेदों के उच्चारण को कैसे समझेंगे। इसके लिए उन्हें समझने के लिए या फिर वेदांत को समझने के लिए आप वेदों से जुड़ा हुआ कोई भी लिटरेचर पढ़ रहे हो या फिर किसी भी पाठ का अध्ययन कर रहे हो, उनको अगर आपको समझना है तो आपको किस पर ध्यान देना होगा? लिसनिंग पर ध्यान देना होगा, अपनी श्रुति पर ध्यान देना होगा। आप जितनी बेहतर श्रुति कर पाएंगे उतने ही बेहतर आप स्पीकर बनेंगे। वो बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ ग्रेट लर्नर लिसनर। अगर आपको एक स्पीकर बनना है तो उससे पहले आपको एक बेहतरीन लिसनर बनना होगा। तो श्रुति साहित्य अल्टीमेटली इसी की जानकारी देता है। अल्टीमेटली इस साहित्य के अंदर रहस्यों को अगर आपको खोजना है तो उसकी भी जानकारी दी गई है। ओवरऑल हमारे इस पूरे यूनिवर्स में सत्य क्या है उसकी भी जानकारी दी गई है। जबकि दूसरी तरफ जो स्मृति साहित्य है यह आपको इस चीज की नॉलेज देता है। स्मृति का मतलब क्या है? याद रखना, रिमेम्बरेंस आप जिसको बोल सकते हैं, और समय के साथ बदल सकता है। स्मृति साहित्य उत्तर वैदिक साहित्यिक संस्कृत साहित्य का संपूर्ण निकाय है। इसमें वेदांग, क्षण दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगम, उपंग, ये सब कुछ शामिल है। स्मृति साहित्य के अंदर आपको इन सारी चीजों की नॉलेज मिलती है। जैसे कि वेदांग आपके जो 6 हैं वो स्मृति साहित्य का ही पार्ट है। पुराणों के बारे में यह आपको बताता है, यह आपको इतिहास के बारे में उस टाइम पर बताता है, यह आपको उपवेदों के बारे में बताता है। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको वैदिक पीरियड को ठीक से समझना है तो आपको स्मृति साहित्य की रिमेम्बरेंस करनी होगी। स्मृति साहित्य की जानकारी अगर आप लेंगे तो आप वेदों के आसपास के पूरे कल्चर को समझ पाएंगे। वेदों के इर्द गिर्द क्या चल रहा था उसको आप समझ पाएंगे। तो 2 तरीके के साहित्य ध्यान रखिएगा, श्रुति और स्मृति। सर इस बैच में स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं कवर होगा। इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये 5 चीजें कवर होंगी जो कि जीएस कहलाती है। स्टैटिक जीके जीएस से बिल्कुल अलग पार्ट है। सर आज 2:30 बजे क्लास होगी क्या? नहीं, आज 2:30 बजे क्लास नहीं होगी। क्लियर है भाई मेरे इतनी बात सभी को? ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप ही को बताना है इसका आंसर। आपसे पूछ रहा है पुरुष सूक्त इज रिलेटेड टू विच मंडल ऑफ ऋग्वेद। आंसर करिए, मैं नहीं करूंगा, आप ही आंसर करेंगे। पुरुष सूक्त जो है यह ऋग्वेद के किस मंडल में इसका उल्लेख है? लास्ट क्लास में आपको वर्ण व्यवस्था पढ़ाई थी ना मैंने, वर्णों का उल्लेख पुरुष सूक्त में किया गया है। आज भी अभी बताया था पुरुष सूक्त का उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है, बताइए। अंजलि और नितिन दोनों का आंसर सही है। 10th डिवीजन में 10वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्टेटमेंट है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये कहां से हमने लिया हुआ है? उपनिषद, पुराण, एपिक्स या फिर शतदर्शन? ये हमने कहां से लिया हुआ है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया हुआ है? एनी आइडिया? पारुल का कहना है डी। अच्छा वो तो उसका हो गया। प्रियांशु आंसर सही है आपका, उपनिषद। सबसे सटीक और पहले आंसर आया है प्रियांशु का। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय हमने किससे लिया है? उपनिषद से। अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा, ये देखिए, हिंदी में पढ़ो। एक तरफ दिया हुआ है वेद और दूसरी तरफ उसके पाठ करने वाले दिए हुए हैं, ठीक है? अभी आपने पढ़ा है तो ऋग्वेद में जो पाठ करने वाले होते थे इनको होत्र और होत्री कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है, कहा जाता था, ठीक है। सामवेद में जो सामवेद का पाठ करते थे उनको उद्गात कहा जाता था। बिल्कुल सही है, अभी आपने पढ़ा। यजुर्वेद के जो पाठ करने वाले होते थे उनको अधर्वायु कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है। अथर्ववेद के पाठ करने वाले को परीक्षित कहा जाता था। गलत। आप बताओ क्या कहा जाता था? अभी आपने पढ़ा है। अथर्ववेद के पाठ करने वाले को परीक्षित नहीं कहा जाता था, इनको क्या बोलते थे? ब्रह्म बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्म।
ठीक है भाई, क्लियर है? तो हमारा आंसर ये क्या है इसमें? डी। ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण्स इज द मोस्ट एंशियंट, सबसे प्राचीन ब्राह्मण कौन से हैं जिनका जिक्र किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये ब्राह्मण बात हो रही है किसकी? बुक की। ब्राह्मण्स पर किताबें लिखी गई हैं, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है कि कौन सी ब्राह्मण बुक या कौन सा ब्राह्मण साहित्य सबसे पुराना है, मोस्ट एंशियंट है। पहला सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण या फिर गोपद ब्राह्मण? बताइए। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है, गोपद ब्राह्मण का उल्लेख कहां है? तो गोपद ब्राह्मण का उल्लेख अथर्ववेद में है। जबकि सबसे पुराना ब्राह्मण बुक कौन सा है? बिल्कुल सही, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, जिसका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद। और सबसे बाद में कौन सा है? गोपद ब्राह्मण। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, नहीं उस पर अभी आते हैं, यह वाला क्वेश्चन पहले लीजिए। इन विच उपनिषद इज द यज्ञवाल्क गार्गी डायलॉग मेंशन? मतलब आपसे सिंपली यह पूछ रहा है कि यज्ञवाल्क गार्गी, इन दोनों के बीच का जो संवाद है, यह किस उपनिषद में लिखा हुआ है? तो यह आपका बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद और सबसे बड़ा, क्या आप बता सकते हो? सबसे छोटा उपनिषद और सबसे बड़ा उपनिषद, आइडिया है किसी को? करिए आंसर। सर मेरी चैट पढ़ रहे हो? बिल्कुल पढ़ रहा हूं भाई। किशु का कहना है सर आप हिंदी में ज्यादा डीप बोल रहे हो। भाई वैदिक पीरियड में थोड़ी डीप हिंदी ही मिलेगी, वो वर्ड ही ऐसे हैं। देखिए, सबसे बड़ा उपनिषद अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? बृहदारण्यक। ठीक है, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। जबकि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? एनी आइडिया? सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद, यह सबसे छोटा है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है इतनी बात? अब जाकर आपका वैदिक पीरियड खत्म हुआ है। जो अगला आपका चैप्टर है वो है जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। तो नेक्स्ट क्लास में आप महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फिलॉसफीज के बारे में भी पढ़ेंगे। सर मेरा नाम ले लीजिए, सरबनी, आपका नाम ले लिया मैंने। अंकुर का कहना है मेरे मैसेज आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं भाई। और टेंशन फ्री रहिए, होपफुली आज से आपकी बाकी सब्जेक्ट भी चालू हो जाने चाहिए, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी सर, नेक्स्ट क्लास 8:30 होगी ना? हाँ सेम टाइम पे ही रहेगी, 8:30 पर ही आपकी क्लास चल रही है भाई डेली। चलिए कल की क्लास में मुलाकात होती है जैनिज्म और बौद्धिज्म टॉपिक में। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।